एक ऐसे दशक की कल्पना कीजिए जहां जश्न कभी खत्म नहीं होते थे, जहां जैज की धुनें एक क्रांति जैसी थीं और लोगों की किस्मत रातों रात बदल रही थी। ये कहानी है रोरिंग ट्वेंटीज की, एक ऐसे दौर की जो असल में एक तबाही के मुहाने पे नाच रहा था और किसी को सच में इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। हाँ, उस दौर का सार कुछ ऐसा ही था। सोचिए, एक तरफ तो बेहिसाब बेधड़क जश्न और दूसरी तरफ ठीक परछाई में मंडराता हुआ एक अनदेखा खतरा। और यही तो थी रोरिंग ट्वेंटीज की सबसे खतरनाक और दिलचस्प बात, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और यही आज के हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर इस चकाचौंध, इस चमक दमक के पीछे वो कौन सा तूफान छिपा था जो बस फटने ही वाला था? इस सारी रोशनी के नीचे असल में चल क्या रहा था? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद अमेरिका में जैसे एक नई जान आ गई, एक नई उम्मीद, एक गजब की ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ी। ये किसी क्रांति से कम नहीं था, सच में। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन की वजह से कारें अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रहीं। अरे देखते ही देखते लाखों आम अमेरिकी मॉडल टी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे थे। इससे सिर्फ उनके आने जाने का तरीका नहीं बदला, इसने तो देश का पूरा नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और देखिए, बात सिर्फ कारों की नहीं थी। नई तकनीक और अर्थव्यवस्था ने मिलकर एक बिल्कुल अलग अमेरिका को जन्म दिया। रेडियो तो जैसे 20वीं सदी का अलाव बन गया, जिसके चारों ओर बैठकर पूरा देश एक साथ खबरें और संगीत सुन रहा था। और उधर वॉशिंग मशीन जैसे नए घरेलू सामान जो अक्सर क्रेडिट पर खरीदे जा रहे थे, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना रहे थे। ये वो पल था जब आधुनिक उपभोक्ता संस्कृति का जन्म हो रहा था। और इस दशक ने तो पहचान को ही एक नई परिभाषा दे दी थी। इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा थी फ्लैपर। जरा सोचिए इनके बारे में। छोटे कटे हुए बाल, छोटी बेबाक ड्रेस और एक ऐसा बिंदास रवैया जो पुरानी परंपराओं को खुलेआम चुनौती दे रहा था। ये एक नई तरह की आजादी का जीता जागता सबूत थी। और इसी दौरान न्यूयॉर्क के हार्लेम में तो जैसे एक सांस्कृतिक ज्वालामुखी फट पड़ा था। हार्लेम रेनेसा, ये अश्वेत कला, साहित्य और संगीत का एक जबरदस्त आंदोलन था। लैंगस्टन ह्यूज और ड्यूक एलिंगटन जैसे जीनियस सिर्फ शानदार कला ही नहीं बना रहे थे, बल्कि अपनी प्रतिभा से अमेरिकी संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस सारी चकाचौंध और रोशनी के ठीक नीचे समाज में गहरी दरारें पड़ रही थीं। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलता है और हम उन तनावों को देखेंगे जो इस सुनहरे दौर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। उस वक्त अमेरिका सचमुच दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे चहल पहल वाले शहर जो हर नए विचार और हर बदलाव को गले लगा रहे थे, और दूसरी तरफ थे ग्रामीण इलाके जो अपनी पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों से चिपके हुए थे। ये टकराव इतना गहरा था कि इसने विज्ञान, धर्म और देश के भविष्य को लेकर तीखी बहसों को जन्म दिया। फिर आया शराबबंदी का महान प्रयोग। मतलब इरादे तो नेक थे, अपराध और शराब की खपत कम करना, पर हुआ ठीक उल्टा। इसने स्पीकीजीज यानी गुप्त बार और अल कपोन जैसे गैंगस्टरों के एक पूरे अंडरवर्ल्ड को जन्म दे दिया। एक ऐसी दुनिया जो ग्लैमरस भी थी और बेहद खतरनाक भी। और आर्थिक तौर पर देखें तो ये सारी समृद्धि एक ऐसे बुलबुले की तरह थी जो कभी भी फट सकता था। शेयर बाजार कंपनियों की असली कीमत पर नहीं, बल्कि सिर्फ सट्टेबाजी पर हवा में उड़ रहा था। लोग शेयर खरीदने के लिए खतरनाक हद तक कर्ज ले रहे थे। कंपनियां इतना माल बना रही थी जिसे खरीदने वाला कोई नहीं था। और अमीर तो बेतहाशा अमीर हो रहे थे, लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई भयानक रूप से बढ़ती जा रही थी। और फिर पार्टी खत्म हुई, और इसका अंत जैसा तैसा नहीं था। वो अचानक था, विनाशकारी था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना जीवंत, इतना ऊर्जा से भरा दशक रातों रात इतनी बुरी तरह से कैसे ढह गया? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, उन्हीं दरारों में छिपा था जिनकी हमने अभी बात की। तो देखिए हुआ क्या। ये सब एक साथ हुआ, एक के बाद एक। सट्टेबाजी ने बाजार को हद से ज्यादा फुला दिया था। लोग और कंपनियां दोनों ही कर्ज में डूबे थे, और फैक्ट्रियों में माल का ढेर लगा था जिसे कोई खरीदने वाला नहीं था। तो जब अक्टूबर 1929 में शेयर बाजार गिरा, तो ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढह गया। तो फिर इस दशक की विरासत क्या है? हम इसे कैसे याद करते हैं? इसकी विरासत बहुत जटिल है, जो हमें आज़ादी और नाजुकी दोनों के बारे में एक साथ सिखाती है।
रोरिंग ट्वेंटीज सिर्फ एक पार्टी और उसके बाद के सिरदर्द की कहानी नहीं है। ये जबरदस्त खुशी और रचनात्मकता का दौर था, लेकिन साथ ही इसने हमें सामाजिक संघर्ष और आने वाले खतरे के संकेतों पर ध्यान देने का एक बहुत शक्तिशाली सबक भी सिखाया। शायद इस दशक को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसे एक ऐसी कहानी के रूप में देखा जाए जहां आज़ादी और नाजुकी हमेशा हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। एक के बिना शायद दूसरा मुमकिन ही नहीं। और ये हमें एक बहुत ही अहम और बेचैन करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब कोई संस्कृति इतनी तेजी से इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचती है, तो क्या उसका गिरना तय है? रोरिंग ट्वेंटीज हमें संभावना पर सोचने के लिए मजबूर करता है।